फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब है, नज़दीक है और हमें चाहिए हर रोज कुछ नए नए क्वेश्चंस जिसकी हम प्रैक्टिस कर सके। तो बेटा ये है 2025 का मॉडल पेपर जिसका सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बेटा 2025 का जो मॉडल पेपर है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे और वही क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे तो हम डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को लिख के आ सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपना जो भी ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है बेटा, पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशंस अगर नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पे विजिट करिए। 2025 के इस कोड का पेपर आप देख लीजिएगा बेटा, उसमें आपको सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इसलिए पार्ट फर्स्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है ना, चलिए एक सेकंड दीजिए, मैं इसका ऑडियो स्टार्टिंग कर दूं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। और मेरा आप लोगों को यही सजेशंस है बेटा, अगर आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि 6 मार्च से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है और लगभग इसी टाइम पीरियड में हर एक बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है फरवरी मार्च में। तो गिनती के आपके पास 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज आपको करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और उसी के साथ साथ जो मॉडल पेपर है बेटा, वो मॉडल पेपर को भी आपको सॉल्व करना है। मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तभी आपको आइडिया मिलेगा कि 3 घंटे के अंदर हम कैसे पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर जब आप सॉल्व करने बैठेंगे 3 घंटे का टाइम पीरियड लेके, है ना, तो उसी से आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कितना टाइम देना, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, ये सारी प्रैक्टिस जो है वो तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लग जाइए तैयारी में, कमर बांध के अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आज के क्वेश्चंस में। हमारे पास है 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ये नाभिक चैप्टर से क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर से? नाभिक चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले नाभिकीय विखंडन के बारे में लिखना, नाभिकीय संलयन के बारे में लिखना, दोनों का एक एक उदाहरण आपको दे देना है। इतना अगर आप लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? नाभिकीय विखंडन लिखना है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन, देखो नाभिकीय विखंडन को लिखते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बेटा, एक बड़ा सा नाभिक होता है और ये बड़ा सा जो नाभिक होता है ये छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, ये टूट जाता है। जो बड़ा नाभिक होता है वो, क्योंकि वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है कि जो नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है, ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो सके। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? तो सिंपल सा परिभाषा है, ठीक, एक बड़ा अस्थायी नाभिक दो छोटे छोटे, 2 या 2 से अधिक, ऐसे लिखो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक छोटे छोटे
छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकों में टूट जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकों में टूट जाता है। यह इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। तो ये तो सबसे पहले आप लिखेंगे नाभिकीय विखंडन की परिभाषा लिखेंगे। ठीक, 1 नंबर का नाभिकीय विखंडन की परिभाषा है। अगर आप इतना लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ यहां पे आपको उदाहरण भी देना है। क्या देना है भाई? उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे भाई? उदाहरण में लिखेंगे कि जब यूरेनियम 235 पर, जब यूरेनियम 235 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 235 इसका परमाणु भार होता है। ठीक, 235 पर एक मंद गति के न्यूट्रॉन, एक मंद गति के न्यूट्रॉन को टकराते हैं, न्यूट्रॉन को टकराते हैं, तो यूरेनियम 235 दो छोटे छोटे नाभिकों क्रिप्टॉन 3692 तथा बेरियम 56441 दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ठीक, क्या लिखेंगे कि ये यूरेनियम 235 जो है वो छोटे छोटे नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है? टूट जाता है, और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन भी इसमें निकलते हैं। तो इसका अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे लिखेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे लिखा जाएगा? तो इसका न्यूक्लियर रिएक्शन देखो इस तरीके से लिखेंगे हम। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे लिखा जाएगा भाई? देखो यूरेनियम 23592 पे जब हमने एक स्लो न्यूट्रॉन की गति करा दी, मंद न्यूट्रॉन है ये मंद जो स्लो है, बहुत कम स्पीड से, जब हम इसको बम्बार्ड कराते हैं तो ये क्या होता है? ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होता है, जो कि अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी होता है। क्या होता है? ये इसको अवशोषित करता है और यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा अस्थायी होता है और बहुत ज्यादा अस्थायी होने के कारण यूरेनियम 236 जो है अब क्या होता है? ये ब्रेकडाउन होता है। किसमें ये ब्रेकडाउन होता है भाई? बेरियम में 56 141 प्लस किसमें? क्रिप्टॉन में Kr में 36 और 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे इसमें से, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होता है। क्या होता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। तो इस अभिक्रिया में करीब करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और इतना एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होता है, एक ही रिएक्शंस के अंदर, एक ही यूरेनियम 235 के फिजन में। बेसिकली इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन होता है। विखंडन का मतलब होता है फिजन।
ठीक, तो ये नाभिकीय विखंडन के बारे में इतना लिखना है आपको। क्या लिखना है? नाभिकीय विखंडन में आपको इतना लिखना है, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक, नाभिकीय संलयन में क्या लिखना है आपको? नाभिकीय संलयन, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखो, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है ये, इसमें छोटे छोटे नाभिक आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, और छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े से नाभिक का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे, छोटे छोटे नाभिक जुड़ेंगे, और छोटे छोटे नाभिक जुड़ने के साथ ही वो क्या बनाता है? एक बड़ा सा नाभिक बनाता है, और अपार ऊर्जा जो है यहाँ पे भी उत्पन्न होता है। ठीक, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अपने लैंग्वेज में लिखना। जब भी आप आंसर लिखोगे अपने लैंग्वेज में, सटीक लैंग्वेज में लिखना। ठीक, लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। ठीक, ताकि एग्जामिनर जब उस आंसर को पढ़े तो उनको समझ में आना चाहिए। क्योंकि बेटा जब मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने जाता हूँ सीबीएसई की, मैं आपको बता दूं मैं सीबीएसई में पढ़ाता हूँ वैसे, है ना। सीबीएसई में जब मैं बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक करने जाता हूँ तो उसमें बच्चे ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं ना कि आधा तो समझ में ही नहीं आता कि बच्चा लिख क्या रहा है, बच्चा कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस केस में जब आप लिखते हो और एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है तो क्या होता है? एग्जामिनर कट कर देता है, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या आंसर, क्या नंबर देंगे आपको? तो उस केस में आपको नंबर नहीं मिलता है। हम भी ऐसे करते हैं, जो आंसर समझ में नहीं आता हम कट करके 0 दे देते हैं, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है, किस बेसिस पे हम नंबर देंगे। वही अगर आपने एक सटीक लैंग्वेज में लिखा है, एक बढ़िया लैंग्वेज के अंदर अपने कोई आंसर को लिखा है और वो आंसर एग्जामिनर को समझ में आता है, बट एग्जैक्टली आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करो, बट उससे मिलता जुलता भी अगर आपने कुछ एक्सप्लेन किया है, कुछ लिखा है, तो भी आपको पूरे नहीं तो कुछ नंबर, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो जरूर दे देता है एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर को समझ में आता है कि आप क्या लिख रहे हैं, चाहे वो आंसर आपका रेलेवेंट नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, मिल जाता है नंबर। ठीक, तो कोशिश करिएगा अपने लैंग्वेज को सटीक रखने की, बढ़िया लैंग्वेज में लिखने की। तो हम क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया में छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर, सॉरी जुड़ गलत लिखा है, जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। है ना, इस अभिक्रिया में छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं भाई? निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और कोशिश करिए अगर आपके हैंडराइटिंग सही बने एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे आपकी जो हैंडराइटिंग है वो स्पष्ट होनी चाहिए, वो ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को हाँ वो पढ़ पाए, एग्जामिनर पढ़ पाए। एक तो आपकी लैंग्वेज सेटिंग होनी चाहिए, दूसरा आपका जो है हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत भी अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास नहीं है तो ठीक है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में भी अगर आप लिख रहे हो तो आपके हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अक्षर जो है वो समझ में आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं, वो शब्द आपने क्या लिखा है वो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे कुछ टिप्स है, मैं हर एक वीडियोस में कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ। ठीक, कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके की कॉपी लिखनी चाहिए, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा, देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस क्वेश्चन के आंसर को। हमने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को एक्सप्लेन किया, हेडिंग डाल के हमने क्या करा, हमने हेडिंग डाल दिया नाभिकीय विखंडन
हमने नाभिक के विखंडन को लिखा, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखा हमने। देखो मैं समझाऊं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो सबसे पहले नाभिक के विखंडन की परिभाषा लिख दिया हमने, ठीक। इसके बाद हमने उदाहरण लिखा, हेडिंग डाल दिया उदाहरण, उदाहरण को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड देन एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल लिख दिया, बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल लिख दिया। तो अगर इतना लिख के आ रहे तो ऑब्वियसली अगर आपने इतना परफेक्ट तरीके से लिखा है तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन तो 2.5 नंबर इसमें है, सॉरी 1.5 नंबर आपका नाभिक के विखंडन को एक्सप्लेन करने में है और 1.5 नंबर जो है आपका नाभिक के संलयन को एक्सप्लेन करने में है। अगर इनकेस अगर आपने नाभिक के संलयन नहीं भी आता, आपने नहीं भी लिखा होगा, तो अगर आप इतना स्पष्ट तरीके से लिख के आएंगे ना तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको 3 के जगह आपको 2 नंबर दे देगा। अगर आपका रिप्रेजेंटेशंस बहुत बढ़िया है, रिप्रेजेंटेशंस बहुत अच्छा है, तो एग्जामिनर उस केस में सोचता है कि चलो यार बच्चे ने बढ़िया लिखा है तो इसको 1.5 नंबर की जगह 2 नंबर दे दो, तो एग्जामिनर 2 नंबर भी दे देता है आपको, ठीक। तो ये एक स्किल है कि किस तरीके से आपको एग्जामिनर से नंबर बटोरने हैं, जितनी ज़्यादा बटोरेंगे उतने ज़्यादा नंबर्स आएंगे आपके, ठीक। ये मैं इसलिए टिप्स दे रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेक करने जाता हूँ, सीबीएसई की कॉपी, अभी इस लास्ट ईयर भी सीबीएसई की कॉपी चेक करने गया था, उससे पहले भी सीबीएसई की कॉपी चेक करने गया था, इस बार भी शायद नंबर आएगा बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए। तो हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं ना इतनी सारी कॉपियाँ हैं, किस कॉपी में कितने नंबर सारे, बच्चा किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, किस बेसिस पे नंबर दिए जाते हैं, किस पॉइंट्स में नंबर दिए जाते हैं, तो सब कुछ हमें पता है क्योंकि सीबीएसई से ट्रेनिंग होती है कि आपको इस पॉइंट पे नंबर्स देने चाहिए। और वैसे ही स्टेट बोर्ड का भी होता है, स्टेट बोर्ड का भी सेम सिस्टम चलता है बेटा, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग कुछ अलग चलता है और सीबीएसई में कुछ अलग चलता है, ऐसा नहीं है, ठीक। जैसे सीबीएसई में एक ही कलर के पेन यूज़ करते हैं, अगर आपके बोर्ड में अगर आप मल्टीपल्स कलर के पेन यूज़ कर सकते हैं तो आप रेड तो नहीं मतलब ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेशंस को बहुत बढ़िया करने के लिए। ब्लैक स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं आप लोग अपने आपको आंसर को लिखने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, है कि नहीं है। चलिए उदाहरण के तौर पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होगा इसमें, है ना, दो छोटे छोटे नाभिक 1H1 ये हाइड्रोजन है, जुड़कर एक बड़े नाभिक 1H2 का निर्माण करते हैं तथा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, तो रिएक्शन क्या होगा इसका, तो सिंपल सा रिएक्शन है। देखो रिएक्शन इसका होगा 1H1 प्लस 1H1, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और इसको जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा भाई, ऊष्मा। ठीक, काफ़ी सारा ऊष्मा ये अवशोषित करता है। सिंबल हम डेल्टा का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा का मतलब रिएक्शन में क्या होता है भाई, ऊष्मा का होता है। ठीक, तो ये जुड़ेंगे आपस में, तो ये बनेगा 1H2 और एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। ऊर्जा यहां पे उत्सर्जित होगा। क्या, ऊर्जा उत्सर्जित होगा यहां पे अपार मात्रा में। ठीक, अगर एनर्जी का वैल्यू नहीं पता तो आप लिख दीजिएगा खाली ऊर्जा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू लिखना ही लिखना है, एनर्जी लिख दीजिएगा। ठीक, तो यहां पे बीटा पॉजिटिव क्या है, तो बीटा पॉजिटिव है भाई पॉजिट्रॉन। बीटा पॉजिटिव ये क्या, अरे सॉरी, ये आपका है पॉजिट्रॉन। इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन जो है सिंपली ये क्या होता है, बेसिकली ये आपका
इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। तो अगर आपको नाम पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब जो 1H2 है और 1H2 आपस में अगर जुड़ते हैं 1H2 प्लस 1H2, तो ये क्या बनाते हैं भाई? इसको भी जोड़ने के लिए भाई क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए बहुत अपार मात्रा में। तो अगर ये जोड़ेंगे तो इनके जुड़ने से क्या बनेगा? 2He3, 2He3 और 2He3 जुड़ के और इस प्रोसेस में एक आपका इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रॉन भी निकलता है। इस प्रोसेस में क्या देख, न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है और साथ ही साथ अपार ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होता है। कितना? करीब करीब 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होता है। 3 पॉइंट को समथिंग होता है, उतना मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप ऊर्जा लिख दीजिएगा और लगभग ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर जो है ये एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये 2 उदाहरण हो गए किसके? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के। किसके हो गए भाई? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं? अगर हम ट्राइटियम को ऐड करते हैं ड्यूट्रॉन के साथ, ट्राइटियम, एक और रिएक्शंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे नीचे, एक और रिएक्शंस लिख देता हूं। ट्राइटियम को अगर हम किससे ऐड करते हैं भाई? ड्यूट्रॉन के साथ 1H3 का अगर हम रिएक्शंस कराते हैं 1H2 के साथ न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये आपका देता है हीलियम का नाभिक 2He4, एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेगा और अपार मात्रा में यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है और ऊर्जा लगभग ये 17 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट 1 सेकेंड। नाभिकीय विखंडन में ये 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है बेटा रिलीज होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होता है भाई? रिलीज होता है। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के। जस्ट आपको इतना लिखना है, 2 पेज में आपका आ जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आप लिख के आएंगे, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है भाई न्यूमेरिकल। ठीक, घ पार्ट है। देखो, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10 की घात -15 kg है, दो क्षैतिज समानांतर अविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। किसमें भाई? स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे? तो यहां पे पूछा उस प्लास्टिक की गोली में कितने इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ये आपको बताना है। जी का वैल्यू यहां पे दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ये आपके प्लेटें हैं, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव है, नीचे वाली प्लेट आपका पॉजिटिव है। डायग्राम बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है ये आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा है बेटा। ये एक गोली है, इस पे एक बल ऊपर की तरफ लग रहा है, एक बल नीचे की तरफ लग रहा है और दोनों के बीच में 1000 वोल्ट का एक विभवांतर लगा हुआ है। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का मतलब यहां पे है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का मतलब यहां पे है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि जो प्लास्टिक की गोली है इस पे कितना आवेश है, कितना आवेश है, ये आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई? कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आवेश का मात्रा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आवेश? आवेश की मात्रा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, लेट्स सी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, तो क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है भाई, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में देखो mg जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg जो है वो QE के बराबर हो जाएगा। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी यहां पे ये गोली संतुलन की अवस्था में रह सकता है। ठीक है ना? तो mg इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द QE। mg इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज द QE। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। चलिए, अब यहां से हमें Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू व्हाट? तो Q इज इक्वल टू जो बेटा mg बाई ई, mg बाई ई। अच्छा, E बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? तो E बराबर होता है V बाई L या D।
L की जगह आप D ले लो, तो हमने कहा E को V बाई डी से रिप्लेस कर दो, तो mg डिवाइड बाई V बाई डी, तो ये D ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये mg D डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, V हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रिप्लेस कर देना बेटा, यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दो। अच्छा हमें n निकालना, तो q इज इक्वल टू क्या रख दो, q इज इक्वल टू n ही सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली यहाँ पे। एक साथ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बार बार कैलकुलेशंस नहीं करेंगे हम। तो n इज इक्वल टू n इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई mg d डिवाइडेड बाय e इंटू वी, तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि इस प्लास्टिक के गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा है, दैट इज द mg d डिवाइडेड बाय e इंटू वी। देखो अब यहां पे इसका कैलकुलेशंस करते हैं, क्या करते हैं भाई, कैलकुलेशंस करते हैं। क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखो n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू mg d डिवाइडेड बाय e इंटू वी, वैल्यू रख दो भाई। m कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 15, 10 की घात माइनस का 15। g का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है, तो g हो जाएगा आपका 10। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कितना, 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर में बदल लेंगे हम इसको, किस में बदल लेंगे, मीटर में। E का मान कितना होता है, E होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। V कितना हो जाएगा भाई, V वोल्टेज दे रखा आपका 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3। तो हमने कहा 1.6 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2, 2 जा 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर, देखो माइनस का 15 है ना, ये यहाँ पे आपका हो गया 1 और ये हो गया माइनस का 2, तो ये जगह माइनस प्लस का 1 माइनस का 2, 16 में सॉरी 19 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 16 बचेगा, ऊपर जाके प्लस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की घात, देखो माइनस 15 और माइनस 2 माइनस का 17, 16 और 1 17, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा, 4 गुणा 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, तो आ जाएगा n का वैल्यू 4। तो n इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज दी 4। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। देखो इसमें बल कहां लग रहा है भाई, ये जो बल है वो किस दिशा में लग रहा है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ बल लग रहा है ना, नेगेटिव आवेश की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्या होंगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था क्वेश्चंस में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ये देखो सेकंड पार्ट के लिए मैंने ये टारगेट दिया था, अच्छा खासा बच्चों ने कहा था सर सेकंड पार्ट डालिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इसका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। देखो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको लिखना है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में लिखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होता क्या है भाई। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कि किसी भी माध्यम में या निर्वात में जब परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए माध्यम में संचरित होता है, माध्यम में क्या होता है, संचरित होता है, तो इस तरंगों को हम क्या बोलते हैं, इन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। किसने इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था, इसको सबसे पहले किसने प्रिडिक्ट किया था भाई, तो इसको सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि हाँ इस नेचर में विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व है, इस नेचर में विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, डेफिनेशंस लिखेंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे, हम 1-2 प्रॉपर्टीज लिख देंगे और देन इसका एक डायग्राम बना देंगे और जो है इसका एक्सप्लेनेशंस हम दे देंगे इसमें। तो इसके डेफिनेशंस में चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्या भाई,
विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशंस लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा क्या है? जब माध्यम में या जब किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जब किसी माध्यम में, अच्छा एक वर्ड यहाँ पे बीच में छूटा है, एक वर्ड आएगा इसके बीच में, वर्ड आएगा यहाँ पे परिवर्तनशील। ठीक। जब किसी माध्यम में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए संचरित होता है तथा अपने साथ ऊर्जा का संचरण करता है। जब किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए संचरित होता है तथा अपने साथ ऊर्जा का संचरण करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। ठीक है, तो ये हम सिंपल सा डेफिनेशंस, बेटा ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक, ये मेरी लैंग्वेज है जो कि बहुत इजी तरीके से मैं रखने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा जल्दी। समझ में आना एक चीज़ है और याद करना, क्योंकि आप लिख तभी पाएंगे बोर्ड एग्जाम में जब आपको याद रहेगा, है ना। तो इसलिए याद हो जाए। तो सिंपल सा लैंग्वेज है कि जब किसी माध्यम में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए संचरित होता है तथा अपने साथ ऊर्जा का क्या करता है, संचरण करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र की जो आयाम का इक्वेशंस होता है बेटा, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का समीकरण होता है। तो यहाँ पे इसके साथ हम थोड़ा सा समीकरण भी लिख देंगे दोनों का, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। तो समीकरण हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है बेटा E नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर E की हम बात करें तो ये अगर ये संचरण एक्स एक्सिस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, तो इसको ले लेते हैं जे कैप। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है E बराबर दैट इज द E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का के, चुंबकीय क्षेत्र है ना, बी नॉट आएगा, बी आएगा, वेक्टर बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। और ये जो होगा बेटा ये के कैप, मतलब जेड एक्सिस पे होगा। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पे होगा भाई, वाई एक्सिस पे होगा। और तरंग का संचरण किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। के एक्स लिखा है ना, तो एक्स एक्सिस पे होगा। जहां पे ओमेगा जो है, ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, और ये होता है बेटा 2 पाई बाई टी। ठीक, के जो है यहां पे क्या भाई, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, संचरण नियतांक है, संचरण नियतांक है। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है बेटा, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा।
क्या होता है 2π/λ होता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? या जिसको हम ω/c भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ω/c। तो लैम्डा इज इक्वल टू द c/ν, न्यू ऊपर चला जाएगा 2π/ν दैट इज द ω/c भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दीजिएगा, 1-2 पॉइंट्स ऐड कर दीजिए। ठीक, लिख दीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यह माध्यम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, यह माध्यम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। ठीक, मतलब ये प्रकाश की चाल से गति करता है। नेक्स्ट आपको यहां बताना संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले आपको संचरण आरेख बनाना है, डायग्राम बनाना है। संचरण आरेख का मतलब हो गया आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। ठीक, तो डायग्राम बनाते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी, देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो जो तरंग संचरण है वो एक्स की दिशा में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की दिशा में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड की दिशा में होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेगा आपका साइनसोइडली, क्योंकि ये साइन ग्राफ है, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। कहीं बड़ा कहीं छोटा बन गया, कोई नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपका क्या करेगा भाई, वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम है भाई। ये किसका आयाम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम है बेटा, दैट इज E0। कितना, ये E0 है, इसका आयाम है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ क्या हो रहा है भाई, वेरी कर रहा है, टाइम के साथ परिवर्तित हो रहा है। टाइम के साथ क्या है भाई, परिवर्तनशील है। तो ये जो एरोज हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया ये हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, अब बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाते हैं हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जेड एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैसे बनेगा भाई, जेड एक्सिस में बनेगा। इस तरीके से हम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस पे। अच्छा, नीचे वाला बड़ा बन गया, इधर वाला छोटा बन गया, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, वेरिएशन है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई। मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में भाई, जेड एक्सिस में है। ठीक, ये कुछ एरोज आप बना दो, 2-4 एरोज बना दो, दिखा दो, बस आपको यहाँ पे दिखाना है कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी। ये इसका आयाम है बेटा, दैट इज द B0, क्योंकि आयाम को भी आपको डिनोट करना था।
डायग्राम में, तो ये आयाम हो जाएगा ई नॉट और बी नॉट। ई नॉट और बी नॉट को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, इसका आयाम बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तरंग संचरण जो है वो इस दिशा में है, इस दिशा में आपका क्या भाई, तरंग संचरण है। तरंग इस तरीके से इस दिशा में संचरित हो रहा है, मतलब गति कर रहा है इस दिशा में। ठीक, इस तरीके से आप डायग्राम बनाना। तो जब भी इस डायग्राम को आप बनाएंगे, मेरा प्रो टिप्स आपके साथ ये है, आपके लिए ये है कि आप जब भी इस डायग्राम को बनाएंगे तो 2 कलर का यूज करिएगा हमेशा। इसको बनाने के लिए 2 कलर का यूज करिएगा, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा और एग्जामिनर को पता भी चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है। देखो, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मेरा हाथ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला हाथ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। हम इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट करता है और तरंग इस दिशा में इस तरीके से चलता है भाई। ठीक, दोबारा से दिखा दो, इस तरीके से ये ऐसे चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इधर बनता है, एक बार इधर बनता है, एक बार इधर बनता है, एक बार इधर बनता है। मैग्नेटिक फील्ड एक बार इधर बनेगा, एक बार नीचे बनेगा, एक बार ऊपर बनेगा, एक बार नीचे बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाइब्रेट करता है और ये इस तरीके से क्या करता है भाई, गति करता है आगे की दिशा में। ठीक, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम। इस डायग्राम को बनाएंगे, इतना डेफिनेशन, इतनी सारी चीजें लिखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आना, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो, ज़्यादा अननेसेसरी नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अननेसेसरी नहीं लिखना है, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आवश्यकता से ज़्यादा लिखेंगे बेटा 3 घंटे का पेपर है। देखो 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटे के पेपर में अगर आप एक क्वेश्चन जो 3 नंबर में पूछेगा उसको 5 पेज में आप लिख के आ रहे हो अननेसेसरी, आप दिखाने के लिए कि सर मुझे इतना आता है, तो बेटा अगर 5 पेज लिख रहे हो और 5 पेज लिखने में टाइम लगेगा, और 5 पेज लिखने में टाइम लगेगा, जहां एक क्वेश्चन को आपको 5 मिनट देना है वहीं एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट दे रहे हो, इसका मतलब 5 मिनट का शॉर्टेज होगा और एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। कोई से भी एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा डेफिनेटली 101%, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। जितना लिखना है उतना ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा अननेसेसरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए कि किस दिशा में विनाशी व्यतिकरण होगा, किस दिशा में संपोषी व्यतिकरण होगा। तो अगर आपने वेव ऑप्टिक्स का 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है बेटा, वेव ऑप्टिक्स का 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा जाइए वेव ऑप्टिक्स के 1 शॉर्ट वीडियो को देखिए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कितना लिखना है इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे व्यतिकरण। व्यतिकरण को इंग्लिश में बोला जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, अगर आपको इंग्लिश में भी इस टॉपिक का नाम पता है तो लिख दीजिएगा। अगर आपको जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, अगर उस टॉपिक का इंग्लिश में भी नाम पता है, स्पेलिंग आपको अच्छे तरीके से आता है, तो आप लिख दीजिएगा। अगर स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक है, नहीं आता हो, तो छोड़ दीजिएगा, केवल हिंदी में लिखिएगा। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। व्यतिकरण जब प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाता है, ठीक, तो प्रकाश उस अपारदर्शी पदार्थ के किनारों से मुड़ जाता है, या जब प्रकाश किसी स्लिट में से पास होता है, किसी एकल छिद्र में से पास होता है, तो प्रकाश उस एकल छिद्र के किनारों से क्या होता है, मुड़ जाता है और अपने ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में वो चला जाता है। अपने ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्रों में क्या होता है, क्षेत्र में वो प्रवेश कर जाता है। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तो सिंपल यहां पे इसके डेफिनेशंस मैं लिख देता हूं कि जब प्रकाश के मार्ग में, जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या छिद्र आ जाता है, तो प्रकाश उस अवरोध
या छिद्र के किनारों से मुड़कर छिद्र के किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाता है, भाग में प्रवेश कर जाता है प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं भाई? व्यतिकरण कहते हैं। तो जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध या छिद्र आ जाता है तो प्रकाश उस अवरोध या छिद्र के किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया वाले भाग में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोला जाता है भाई? व्यतिकरण कहा जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम सिंपली डिफ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिफ्रैक्शंस। तो ये सिंपल इतना सा आपको क्या करना है बेटा, इसमें इतना सा आपको इसमें क्या करना है भाई? इतना सा लिखना है इसमें डेफिनेशंस। अच्छा एक चीज बताओ, मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी डेफिनेशंस है उसको एक वीडियो में हम पिरो दें, है ना, जिसमें एक वीडियो के अंदर केवल हम डेफिनेशंस की बात करेंगे कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसा एक वीडियो? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बेटा डेफिनेटली इस पे भी एक टॉपिक, एक वीडियो आपका बन जाएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे। और उस वीडियो में डेफिनेशन जो होगा बेटा, डेफिनेशंस वो हम लिखेंगे वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ताकि आप उन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके भाई? याद कर सके। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप देखो तो कम से कम 10 से 12 नंबर का डेफिनेशंस तो आता ही आता है, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछ ले या 3 नंबर के क्वेश्चंस में इनबिल्ड करके पूछ ले या 5 नंबर के क्वेश्चंस में इनबिल्ड करके पूछ ले। तो डेफिनेशंस तो आता ही आता है, करीब 8-10 नंबर का, 12 नंबर का हर पेपर में क्वेश्चन डेफिनेशंस आता है। तो अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो डिमांड क्रिएट करोगे तो डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। बस डिमांड क्रिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाके जो है आपको बस लिखना है, ठीक है ना। चलिए भाई देखो भाई, एक स्रोत है ये क्या है भाई? एक स्रोत है एस। ये क्या कर रहा है? ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। इससे कुछ दूरी पर यहां पे एक अवरोध रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर यहां पे एक पर्दा लगा दिया। तो अगर यहां से एक प्रकाश की किरण उत्सर्जित हुआ कुछ इस तरीके से, तो प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, है ना। तो ये इसका ज्यामितीय भाग है, छाया क्षेत्र है ये जो भाग बनेगा इसका, ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र बनेगा या छाया भाग बनेगा। ये इस पे शैडो बनना चाहिए इतना, इस स्क्रीन पे इतने भाग में क्या बनना चाहिए भाई? शैडो बनना चाहिए, ठीक। ये इसका ज्यामितीय छाया है, ज्यामितीय छाया है, ठीक है। बट प्रकाश क्या होता है, इस अवरोध के किनारों से क्या होता है भाई? मुड़ के, इसके अवरोध के किनारों से मुड़ के ये कहां पहुंच जाता है? इसके ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्रों में ये पहुंच जाता है। तो यहां से प्रकाश जब मुड़ता है तो प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को क्या बोला जाता है भाई? डिफ्रैक्शंस बोला जाता है। ये हमारा क्या भाई? ये प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ठीक। ऐसे ही जब एक स्लिट में से प्रकाश पास होता है, जैसे एक स्लिट है, क्या भाई? एक स्लिट है यहां पे ये, ठीक। ये एक स्क्रीन है। जब प्रकाश इस स्लिट पर आपतित होता है यहां से, ये मान लो एक सोर्स है, दैट इज अ सोर्स, एक स्रोत है, और इस स्रोत से जब प्रकाश इस स्लिट में से पास होता है, ठीक है, तो इतने भाग में केवल आपको क्या दिखना चाहिए भाई? प्रकाश दिखना चाहिए था, इतने से भाग में। बट क्या होता है कि प्रकाश जो है वो यहां से मुड़कर वो इसके ज्यामितीय वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है।
प्रकाश जो है वो अपने पथ से विचलित होकर अपने पथ से क्या होता है, ये आपका मुड़ता है और मुड़ने के बाद ये इसके ज्यामितीय क्षेत्र में पहुंच जाता है। ये इसका ज्यामितीय छाया है, ये नीचे भी इसका ज्यामितीय छाया है, लेकिन यहाँ से मुड़ता है और इनके ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्रों में क्या कर जाता है, ये प्रवेश कर जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को सिंपली हम क्या बोलते हैं भाई, व्यतिकरण बोला जाता है। तो आप इसके साथ डायग्राम भी बना देंगे तो इंप्रेशंस बहुत अच्छा आ जाएगा। डायग्राम बनाने में आपका 1 मिनट खर्च होगा। नाउ हम बात करते हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें क्या है, कि किस केस में आपका विनाशी व्यतिकरण होगा और किस केस में आपका जो है वो संपोषी व्यतिकरण होगा। उसके लिए शर्तें देख लेते हैं। देखो, दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त नई तरंग की तीव्रता का समीकरण क्या होता है? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई। ठीक, देखो ये इंटेंसिटी का इक्वेशंस होता है। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, इंटेंसिटी इक्वेशंस बताना पड़ेगा कि इंटेंसिटी का इक्वेशंस ये होता है, तीव्रता का समीकरण होता है। अब यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होता है बेटा, ये तीव्रता जो है वो अधिकतम होनी चाहिए। तो पहला संपोषी व्यतिकरण के लिए, देखो संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशंस है, संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशंस होता है बेटा कि इंटेंसिटी जो है I जो है वो क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम होना चाहिए, तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए। अगर तीव्रता अधिकतम होनी चाहिए तो इस केस में ये जो cos फाई का मान है बेटा, cos फाई का मान भी क्या होना चाहिए भाई, मैक्सिमम होना चाहिए। इसीलिए cos फाई जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। इसका अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए cos फाई का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। तो cos फाई इज इक्वल टू 1, तो फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो फाई इज इक्वल टू, देखो 1 किसका होता है, 0 का होता है, और किसका होता है, ये 2 पाई का मान 1 होता है, और क्या होता है भाई 4 पाई भी होता है, 6 पाई भी होता है, 8 पाई का मान भी 0 होता है, एंड सो ऑन। ठीक, इसका मतलब फाई जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2n पाई, जहां पे n जो है वो 0 1 2 3 से लेके ऑनवर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है? तो n इज इक्वल टू 0 1 2 3 से लेके ऑनवर्ड ये आगे चलता चला जाएगा। तो हमने कहा ये फाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा ठीक है, तो हमने कहा फाई ये हो गया। तो फाई क्या भाई, ये कलांतर है। फाई क्या है, ये कलांतर है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच में जो कलांतर है ये 2n पाई के बराबर होनी चाहिए, एक शर्त हो गई यहां पे। पथांतर के लिए शर्त क्या होनी चाहिए भाई, तो पथांतर के लिए शर्तें, देखो पथांतर के लिए जो शर्त हो जाएगा बेटे, ये जगह p इज इक्वल टू दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो ये आपका जो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई हो जाएगा बेटा, यहां से 2n पाई 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो n लैम्डा, मतलब जो पथांतर है p वो किसके बराबर होना चाहिए, वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। पथांतर जो है वो n लैम्डा के क्या होना चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो शर्तें हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें हैं कि जो कलांतर है वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए, पथांतर जो है वो आपका n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए लैम्डा का। ठीक, तो ये हो गया संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, क्या बात है सर, क्या बात है, ये क्या बात है। दिख रहा है क्या कलर, नहीं दिख रहा है, हटा दो, बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है।
ठीक। नाउ विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त है, किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त है, ठीक। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए, देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए जब हम बात करते हैं, किसके लिए भाई? विनाशी व्यतिकरण के लिए जब हम बात करेंगे, ठीक ना, तो विनाशी व्यतिकरण तब बनेगा जब तीव्रता क्या होगा? न्यूनतम होगा। इंटेंसिटी क्या होगा भाई? मिनिमम होगा, कम होगा। तो के लिए जो इंटेंसिटी है आई, ये क्या होनी चाहिए भाई? ये आपका न्यूनतम होनी चाहिए। अगर आई न्यूनतम है तो कॉस फाई का वैल्यू भी क्या होना चाहिए भाई? मिनिमम होना चाहिए। कॉस फाई का मिनिमम है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है भाई? -1 होता है। तो कॉस फाई क्या होना चाहिए? -1। तो फाई क्या होना चाहिए? तो फाई का मान हो जाएगा बेटा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा फाई इज इक्वल टू, अगर हम इसको जनरलाइज करें तो इसको लिखेंगे 2n-1 पाई। क्या लिखेंगे? 2n-1 पाई लिखा जाएगा, दैट इज द कलांतर। तो ये कंडीशंस आ जाता है, ये कंडीशंस आ जाता है विनाशी व्यतिकरण के लिए कि जो कलांतर है वो किसके बराबर होना चाहिए? तो कलांतर जो है वो 2n-1 पाई के बराबर होना चाहिए। 2n-1 पाई के बराबर होना चाहिए। अच्छा, पथांतर, तो देखो पथांतर होना चाहिए P इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू 2n-1 पाई। तो हमने कहा पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो ये आपका जब पथांतर जब P दैट इज 2n-1 λ/2। तो जो पथांतर है वो आपका आना चाहिए 2n-1 λ/2 होना चाहिए। तो ये विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें हैं। तो ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर और कलांतर की शर्तें हैं, ये संकोची व्यतिकरण के लिए पथांतर और कलांतर की शर्तें। बस इतना ही आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो दशाएं आपको लिखनी थी, तो ये हमने लिख दिया दशाएं कि कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे हो सकता है। बाकी आप लिख सकते हैं, इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी है, इससे ज़्यादा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इससे ज़्यादा हम लेंदी बना नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घ नंबर है क्वेश्चन 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या, यूनिट का मतलब सॉरी मात्रा, ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना भाई? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। मतलब कुल बंधन ऊर्जा को न्यूक्लियॉनों की संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.0055 AMU है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है भाई 1.007593 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है भाई 1.008982 AMU और एक AMU जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा देखो सबसे पहले हम निकालते हैं न्यूक्लियॉनों का कुल द्रव्यमान। तो हम बात करते हैं परमाणु कौन सा हमारे पास? परमाणु है भाई, परमाणु है 8O16। तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? NP, परमाणुओं की संख्या, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितना? तो NP इज इक्वल टू वॉट? 8। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना? NN। तो 16 में से आप 8 घटा दोगे तो कितना भाई? 8 हो जाएगा। कितना? 8, ठीक हो गया। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ गया। तो अब न्यूक्लियॉन का कुल द्रव्यमान निकालते हैं। क्या करते हैं? न्यूक्लियॉन की कुल द्रव्यमान कितना? तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा बेटा ZMP, इसको आप Z लिख लो, इसको आप A माइनस Z लिख लो। ZMP प्लस A माइनस ZMN।
ठीक, देखो न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, तो ये हो गया आपका Z कितना 8, MP मास ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई 1.007593 प्लस 8, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, यह है 1.008982 AMU। अब मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगर मैं वैसे कैलकुलेट करता हूँ। ठीक, कैलकुलेटर से कर ले तो जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, देखो 1.007593 प्लस 1.008982 हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से, तो ये आपका जाएगा बेटा 16.1326 AMU। तो न्यूक्लियन का तो द्रव्यमान हो गया 16.1326 AMU। ठीक है, नाउ द्रव्यमान क्षति कितना हुआ, द्रव्यमान क्षति, देखो द्रव्यमान क्षति हो जाएगा बेटा डेल्टा एम। तो क्या करेंगे हम न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से ऑक्सीजन के द्रव्यमान को क्या कर देंगे भाई घटा देंगे। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान है 16.1326 AMU, इसमें से हम ऑक्सीजन के द्रव्यमान को क्या कर देंगे भाई माइनस कर देंगे। कितना ये 16.0000 AMU, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0.1326 AMU। बंधन ऊर्जा कितना, बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा जो डेल्टा E B दैट इज डेल्टा M इंटू 931, डेल्टा M इंटू 931 क्योंकि AMU में दे रखा है और 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका जो डेल्टा EB इज इक्वल टू डेल्टा M कितना भाई, डेल्टा M है आपका 0.1326 गुणा 931। अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं 931 से कितना आएगा भाई ये, तो ये आपका जाएगा 931 से गुणा कर देंगे माइनस का 16 इंटू 931 तो 123 आएगा बेटा। कितना आएगा 123.450 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताइए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना आपको। तो इसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, इधर साइड में वहीं पे लिख देते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा डेल्टा EB N इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डेल्टा EB बंधन ऊर्जा को आप किससे डिवाइड कर दोगे, प्रति न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। कितने न्यूक्लियन से उससे आप डिवाइड कर दोगे, उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया, तो बंधन ऊर्जा कितना है 123.4506 है ना, 123.4506 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय न्यूक्लियनों की संख्या कितना है भाई, टोटल न्यूक्लियन है इसमें 16, कितने भाई 16। तो 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 16 से आप इसको डिवाइड करेंगे है ना, क्या करते हैं 16 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से। 123 इसको अगर हम 16 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.71 आएगा। कितना आएगा 7.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज डेल्टा EBN प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.71 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है बेटा, ये बाकी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पेपर के। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले पार्ट सेकंड को एंजॉय करिए, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट को देखिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिससे आप अपने प्रिपरेशंस कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशंस में 4 चांद लगा सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। आप जाइए प्लेलिस्ट को विजिट करिए और प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे बेटा सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज है, एक एक करके सारे वीडियोस को देख के आप अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन बहुत स्मूथ तरीके से कर सकते हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस के साथ। तो मेरा लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज़ अगर मतलब वीडियो चाहिए, वन शॉट वीडियो चाहिए, सीरीज़ तो नहीं बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की अगर आप वीडियोस चाहते हैं जिसमें सारे डेफिनेशंस हम लोग कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वीडियो। क्या लिखना है? इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना है बस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हर एक वीडियोस को आप लोग ज़रूर एंजॉय करिएगा। फिर भी कोई डाउट्स रहता है बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसे करना है जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो एक सेपरेट बना देंगे जिसमें हम बात करेंगे कि फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम्स मतलब फिजिक्स के पेपर में हम किस तरीके से 100% देके हम अपना फिजिक्स के पेपर में 95% या 96%, 97% हम स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।